दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राज स्किल पोर्टल में। आज हम आपको लेसन 2 जो नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 2 है, लेसन 2 है ना, इसी के विषय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है ना। इसी चैप्टर के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी आपको थ्योरी के रूप में है, जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है, यह बताने वाले हैं। पूर्ण संख्या बताने के बाद आपको पूर्णांक बता देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। पुनः संवरक नियम बताएंगे। संवरक नियम के बाद क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम के बाद साहचर्य नियम बताएंगे आपको। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के बाद बंटन नियम, ठीक है ना। अब बंटन नियम बताने के बाद आपको आएंगे जीरो का गुण क्या होता है, शून्य का गुण, ठीक है ना। पुनः एक का गुण क्या होगा यह बताएंगे। इसके बाद से आपको विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है यह बताएंगे। विभाज्यता का नियम बताने के बाद आपको इकाई अंक क्या होता है, इसके विषय में जब हम बता देंगे इकाई अंक क्या होता है, इसके विषय में जब हम बता देंगे तो इस चैप्टर के विषय में जो भी थ्योरी रहेगा वो क्या हो जाएगा, थ्योरी सिर्फ समाप्त होगा। सवाल अभी आपका बाकी रहेगा। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, तब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अब अभ्यास प्रश्नावली जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम क्या करेंगे, बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आपका क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या के विषय में बताएंगे, एक एक हेडिंग करके सभी हेडिंग के विषय में हम बताएंगे। पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला हेडिंग है इस चैप्टर में, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। बात समझ में आ रहा है ना। चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ रहे थे, बढ़िया। चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ रहे थे तब उसी में हम आपको बताए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं के विषय में हम आपको क्या किए थे, बताए थे। तो पूर्ण संख्या के विषय में हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, पुनः हमको बताएंगे ताकि आपको यदि चैप्टर नंबर 2 से आप पढ़ रहे हैं तभी आपको दिक्कतें ना हो। तो पूर्ण संख्या के विषय में बताने से पहले हम सबसे पहले बताते हैं आपको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आप जान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, बात समझ में आ रहा है ना। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो हमारे गिनने के काम आए, ठीक है ना, जो हमारे गिनती के काम आता है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक हम जाएंगे तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलेंगे 1 से स्टार्ट होता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो 1 से स्टार्ट से होकर कहाँ तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। यहाँ तक हो गया ना। प्राकृतिक संख्या यदि पूछ लिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब बोलेंगे 1 है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, तब बोलेंगे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब प्राकृतिक संख्या बस इतना ही है, ठीक है ना। अब प्राकृतिक संख्या बताने के बाद आते हैं आपको पूर्ण संख्या पर। इस चैप्टर में हेडिंग है, पहला हेडिंग है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य शून्य को शामिल कर दें तो उसे
हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को क्या करें, शामिल करते हैं। देखिए, एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है ना, इतना मिटा दे रहे हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, एक से लेकर अनंत तक है। अब इसमें सिर्फ हमको क्या शामिल कर देना, तब बोलेंगे शून्य को। यदि शून्य को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा। अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या बनेगा वो सभी संख्या क्या कहलाएगा, तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिर्फ इसमें क्या शामिल कर दिया, 0 को। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 0, न कि 1 बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। बात समझ में आ रहा है इतना। अब चलिए, अब इसमें जो पूर्ण संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाला था, ठीक है ना, उस चैप्टर नंबर 1 में हम कुछ बताए थे। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें हम वो बताएंगे जो अभी तक नहीं बताए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें थोड़ा और जब आगे जो भैया हेडिंग किताब में पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, तो आप जानेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हो या गुणा हो, दो पूर्ण संख्याओं का योग हो या गुणा हो, जो आएगा उसका आंसर सदैव क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। जिसे पहला हम क्या बोले हैं, पहला हेडिंग है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जिससे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या होते हैं। चलिए, यदि 2 + 6 लिखा जाए तो 2 भी एक पूर्ण संख्या और 6 भी एक पूर्ण संख्या है ना। इन दोनों का योग कर देखेंगे तो आप कितना आएगा, 8 आएगा ना। 8 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड उदाहरण देखिए, यदि 9 + 6 करें, 9 भी एक पूर्ण संख्या और 6 भी एक पूर्ण संख्या है ना जी। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आएगा 15 अर्थात 15। ये भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अर्थात कोई भी पूर्ण संख्या रहेगा, ठीक है, यदि उसको जोड़ रहे हैं, जैसे 0 भी एक पूर्ण संख्या है ना, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 प्लस यदि मान लीजिए 9 कर दिए तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। 9 भी एक पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगला हेडिंग इसमें है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यही नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। बात यही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हम लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे 6 × 8। तो दोनों का जब गुणा करेंगे 6 × 8 = 48 होगा ना। यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या और यह भी पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए 9 × 8, तो 9 × 8 = 72 होगा, 72 हुआ ना। यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या, तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो आया क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए है कि 0 × 8। तो आप जान रहे होंगे कि 0 का जो गुणा रहता है किसी भी अंक में करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब 0 मिलता है तो 0 भी एक तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो ये सभी पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ। बात इतना समझ में आ रहा है ना। दो हेडिंग हम आपको एक पूर्ण संख्या बताए हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को क्या करें, शामिल करते तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यह बताए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हुआ, इसमें सिर्फ 0 को शामिल कर दिए क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पहला चीज बताए। और दूसरा बताएं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। देखिए 2 और 6 दोनों पूर्ण संख्या है, इन दोनों का योग भी पूर्ण संख्या है। 9 और 6 दोनों पूर्ण संख्या है, इन दोनों का योग भी पूर्ण संख्या है। 0 और 9
का योग जो आया ये भी एक पूर्ण संख्या है। बात समझ में आया ना। इस अब पुनः एक और हेडिंग बताए हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो 6 गुणे 8 बराबर 48, 9 गुणे 8 बराबर 72, 0 गुणे 8 बराबर 0। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। इतना हम बता दिए आपको। अब इसके बाद से दो हेडिंग बताए ना, दो हेडिंग और बताते हैं, हेडिंग और बताते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। ठीक है ना, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक। अब दो हेडिंग बताए ना, अब तीसरा हेडिंग देखिए, इसमें क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या हो भी सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, हेडिंग है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या हो भी सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता। बात समझिए कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझिए। एग्जाम्पल देखिए आपको, दो पूर्ण संख्या जैसे देखिए 8 माइनस 6, 8 एक पूर्ण संख्या और 6 भी एक पूर्ण संख्या है, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, एक पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेंगे हाँ एक पूर्ण संख्या। लेकिन यदि इसी को 6 माइनस 8 कर दिया जाए और तब 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -2, आया ना -2। जब यह -2 आया तो यह तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट तक होकर अनंत तक जाता है। यह तो 0 से छोटा है ना, -2 जब हुआ ना, तो जब यह -2 हुआ तो यह तो पूर्ण संख्या नहीं होगा ना। जब यह पूर्ण संख्या नहीं होगा तो कहाँ से ये लागू होगा। तो ये बोला है ना कि अंतर जो रहेगा, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर रहेगा, वह पूर्ण संख्या हो भी सकता है, तो हो भी सकता है तो यहाँ पर हो गया है ना, और पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं हुआ। दोनों बात समझ में आ रहा है ना, कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या हो भी सकता है और उन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई ना। तो 6 में से यहाँ पर जब 8 में से 6 घटा, जिससे इसका मान प्लस होता है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला से जब छोटा वाला घटाते हैं और पुनः 8 में 6 गया तो मान लीजिए 2 हो गया, प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस के, तो 8 में 6 गया 2 लिखे, और जो चिन्ह जो अंक बढ़ा रहता है उसका चिन्ह लिख देते थे, बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे माइनस, तो -2 आया। बात समझ में आया ना। जब यह -2 आया तो ये तो माइनस में है, और हमको जो भी संख्या चाहिए वो 0 से ऊपर वो भी प्लस में रहता है। बात समझ में आया ना। तो माइनस में है तो पूर्ण संख्या न होकर ये क्या कैसी संख्या है, अभी जब हम हमको पूर्णांक के विषय में बताएंगे तो यह बोला जाएगा ऋण पूर्णांक। इसे क्या बोलेंगे, तो यह हो जाएगा ऋण पूर्णांक। बात समझ में आ रहा है ना। ये पूर्ण संख्या न होकर ऋण पूर्णांक होगा। बात समझ में आया। और इसे बोलते हैं धन पूर्णांक, जो प्लस में रहता है उसे धन पूर्णांक, जो माइनस में रहता है उसे ऋण पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, अभी पूर्णांक संख्या के विषय में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है ना, कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हो गया तीसरा हेडिंग। अब तीसरा हेडिंग के बाद हम बताते हैं आपको चौथा हेडिंग। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं। चौथा हेडिंग है चौथा हेडिंग है कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग पूर्ण संख्या हो भी सकता है और
संख्या नहीं भी हो सकता है। ये भी है ना, जैसे अंतर वाला बताएं कि वो पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी कि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल मतलब भाग जो करेंगे तो अपूर्ण संख्या आ भी आएगा और पूर्ण संख्या नहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, पहला एग्जांपल मान लीजिए 8 को हम 4 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 4 से जब 8 में काटेंगे तो 2 आएगा ना, यह भी पूर्ण था यह भी पूर्ण था, तो 4 से 8 में भाग दिए तो 2 आया, तो 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ पूर्ण संख्या है। लेकिन जब इसी में 4 से 4 में 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो आएगा 0.5। अब जब ये 0.5 आया तो बताइए 0 से छोटा है कि नहीं है? जब ये 0 से छोटा है और जो पूर्ण संख्या रहता है वो 0 से ऊपर रहता है, ये 0 से नीचे हुआ ना, 0 से छोटा हुआ नहीं हुआ। जब ये 0 से छोटा हुआ तो ये पूर्ण संख्या होगा, तब बोलेंगे ये पूर्ण संख्या नहीं होगा और यह पूर्ण संख्या होगा। बात समझ में रहा है? तो जो भाग होता है, जब भाग करते हैं तो दो पूर्ण संख्याओं का भागफल तो पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में रहा है ना? दो पूर्ण संख्याओं का भागफल पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर जब भाग किए तो पूर्ण संख्या हुआ है और यहाँ पर जब भाग किए तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे 3 में आप 5 से भाग देंगे तो 5 के 30 आता है 0.6 आएगा ना, तो 0.6 आएगा तो ये भी तो एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, 0 से छोटा है ना, और हमको 0 चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए, तो 0.6 तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। यदि हम 12 में 4 से भाग दें तो 4 3 12, जो 3 आएगा एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? 3 एक पूर्ण संख्या है ना, तो 3 एक पूर्ण संख्या हो गया। बात इतना आपको समझ में आ रहा है? तो 4 हेडिंग आपको बताएं और चारों हेडिंग के विषय में हम आपको बता दिए। अब हमारा पूर्ण संख्या का होता है समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा हेडिंग बताते हैं आपको, ठीक है, इतना हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, हमने आपको पूर्ण संख्या के विषय में जितना बताना था हम आपको बता दिए और आशा करते हैं कि ये बात समझ में भी आया होगा। अब पूर्ण संख्या बताने के बाद आते हैं पूर्णांक बताते हैं आपको, पूर्णांक बताने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पूर्ण बता दिया, पूर्ण के बाद हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं, इसके विषय में समझ लीजिए, ठीक है ना। पूर्णांक देखिए दो प्रकार का होता है। पहले ये रेखा देखिए, यह रेखा है, खींचे, और बीच में किसी जगह एक मान लीजिए शून्य है, ठीक है। अब शून्य है ना, दाहिने तरफ जो रहेगा उसे धन में प्लस में लिखते हैं और जो बाहिने तरफ जो बायां तरफ रहता है उसे माइनस में लिखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो दाहिने तरफ है उसे प्लस में और जो बायां तरफ है उसे माइनस में। अब 0 से जब दाहिने तरफ जाएंगे तो +1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट ऐसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो इधर जब गए तो धन प्लस में है ना, धनात्मक है ना, जब ये प्लस में रहेगा तो इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब जब बाएं तरफ हम जाएंगे, बाएं तरफ, तो ये माइनस में जाता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये सब है ना। जब यह माइनस में है तो इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? तो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। और बीच में जो बच गया 0, इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णांक। बात समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। 0 को बोलेंगे पूर्णांक और 0 के दाहिने तरफ जो भी प्लस में रहेगा उसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाएं तरफ जो भी माइनस में रहेंगे उसे बोलेंगे ऋण पूर्णांक। बात समझ में आया ना? ये धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया और 0 एक पूर्णांक हो गया। दुनिया की कोई भी संख्या रहेगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, वह पूर्णांक होगा, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो या सिर्फ पूर्णांक हो। बात समझ में आ रहा है ना? इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई भी संख्या आप लिख लेंगे, या तो आप प्लस में लिखेंगे या तो माइनस में लिखेंगे। जब आप प्लस में लिखेंगे तो होगा धनात्मक पूर्णांक, जब आप माइनस में लिखेंगे तो होगा ऋण पूर्णांक। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब पूर्णांक बताने के बाद हम बताते हैं आपको
पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋण होता है, एक धनात्मक होता है। अब बीच में जो जीरो बच रहा है उसे पूर्णांक बोलते हैं। और बात ये भी बताएं है कि दुनिया का कोई भी संख्या रहेगा या तो वह धनात्मक पूर्णांक होगा या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इतना हो गया ना। अब इतना बताने के बाद पूर्णांक के विषय में हम आपको बताने के बाद अब बताते हैं साहचर्य नियम, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, इन सभी नियमों के विषय में हम बताते चलते हैं। ठीक है ना। हम डेली बाय डेली जोड़ घटाना गुणा भाग तो करते हैं, लेकिन यह नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन से नियम के हिसाब से हम गुणा कर दिए, कौन से नियम के हिसाब से जोड़ कर दिए। ठीक है ना। इन सभी के विषय में हम नहीं बता पाते हैं। जिससे नेक्स्ट हेडिंग आपका है आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं, यही है ना हेडिंग। अब इसके विषय में देखिए, इसमें सबसे पहला है नियम है संवरक नियम। संवरक नियम, ठीक है ना। और संवरक नियम यह बताता है कि संवरक नियम में देखिए पहला हेडिंग है इसमें संवरक नियम। इसमें यह कहता है कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। बात समझ में आ रहा है ना कि दो धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, सदैव धन पूर्णांक होता है। तो दो धन पूर्णांक हम जब पूर्णांक बताए हैं आपको, पूर्णांक के विषय में बताए अभी ना, तो यह बताए हैं कि यह दो प्रकार का होता है, एक ऋण होता है, एक धन होता है। जो दाहिने तरफ है उसे धनात्मक बोलते हैं, जो बाएं तरफ है उसे ऋणात्मक बोलते हैं। यही दो चीज बताए हैं। और बीच में जीरो एक पूर्णांक है, इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितना भी संख्या रहेगा उसे धनात्मक बोलेंगे, और इधर 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट जितना भी रहेगा उसे ऋण पूर्णांक बोलेंगे। तो हमको सिर्फ धन पूर्णांक लेना है, अर्थात प्लस वाला लेना है। बात समझ में रहना। तो प्लस वाला कोई भी संख्या लीजिए, 4 + 12 या 17 + 18, ये सभी हमारा धन पूर्णांक है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ धन पूर्णांक है। अब इनका योग भी देख लीजिए, 12 और 4 16, 16 जो आया यह एक धन पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। 12 4 16, 16 जब आया तो यह भी धन पूर्णांक होगा। और 17 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 1 2 1 3 35 हुआ ना। जो 35 आया ये भी एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है कि नहीं है। ये प्लस वाला में है तो ये प्लस वाला में आया। हम बोले हैं कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। इस संवरक नियम का पहला नियम है। ठीक है ना, कि दो धन पूर्णांक हम योग करते हैं, डेली बाय डेली हम योग तो करते होंगे। एक ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई भी सामान लेंगे, ठीक है, जब परचेज करेंगे तो पैसा देंगे तो हिसाब जोड़ेंगे ना, कि मान लीजिए 12 रुपये कालू हो गया और 10 रुपये के साबुन हो गया, तो दोनों को जोड़ के 22 रुपये देंगे ना। आप 22 रुपये जो दे रहे हैं, यह नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ये तो आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जब आप संवरक नियम पढ़ेंगे तब वही बताएगा आपको कि जब दो धन पूर्णांकों का योग करेंगे तो जो आएगा वो धन पूर्णांक होगा, और जो ऋण पूर्णांकों का योग करेंगे तो धन पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। और संवरक नियम का योग, संवरक नियम जो है उसका पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं योग वाला, जब पढ़ रहे हैं तो योग के बाद गुणा बताएंगे, गुणा के बाद अंतर वाला बताएंगे, अंतर के बाद भाग वाला बताएंगे। तो पहले योग वाला हम बता रहे हैं कि दो धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होता है, बताए हैं। यदि मान लीजिए आप 625 एक धन पूर्णांक है, इसमें 550 जोड़ है, ये भी एक धन पूर्णांक है। और जब इसका योग किए तो 5 2 7 हुए और 6 5 1175 जो है ये भी एक धन पूर्णांक है कि नहीं है, तब बोलेंगे हाँ ये भी धन पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इतना बताने के बाद अगला नियम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल हम मिटाते हैं। सेकेंड नियम है कि दो धन पूर्णांकों का
गुणनफल सदैव क्या होता है, तो धन पूर्णांक होता है। बात समझ में आ रहा है ना कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, तो धन पूर्णांक होता है। जैसे दो धन पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, यही धन पूर्णांक है ना, जो जीरो से ऊपर रहेगा वो धन पूर्णांक होगा ना। तो मान लीजिए हम ले लिए 12 और एक अलग दूसरा धन पूर्णांक ले लिए 8, ठीक है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 12 × 96 जो 96 आएगा, ये भी एक धन पूर्णांक होगा कि नहीं होगा ना जी। अब कोई और धन पूर्णांक लीजिए, 6 ले लिए मान लीजिए, एक धन पूर्णांक है, और 8 ले लिए, ये भी एक धन पूर्णांक है। 6 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 6 × 8 = 48, जो 48 आया ये भी एक धन पूर्णांक है कि नहीं है। आप बोलेंगे हाँ धन पूर्णांक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 6 × 7 किए, 6 × 7 = 42 है, ये भी एक धन पूर्णांक आया। तो दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या आता है, धन पूर्णांक आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। 7 × 9 करेंगे, 9 × 7 = 63 हो रहा है ना। तो 63 जो आ रहा है ये भी एक धन पूर्णांक है कि नहीं है ना जी। तो दो धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो गया, धन, एक सदैव धन पूर्णांक होता है। इतना बात हम आपको बता दिए। अब दो हेडिंग बताने के बाद अब तीसरा हेडिंग पर बढ़ते हैं, और तीसरा हेडिंग है आपका कि दो धन पूर्णांकों का अंतर धन पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में। जैसे जब हम आपको पूर्ण संख्या बता रहे थे तो उसमें बताएं कि दो धन पूर्णांकों का, दो धन पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर एक पूर्ण संख्या हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, यही बताया ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर धन पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी। जब यह होगा तो क्या हो जाएगा, संवरक नियम का नियम लागू होगा, और जब नहीं होगा तो संवरक नियम लागू नहीं होगा। लेकिन संवरक नियम कहता है कि जो अंतर वाला रहता है धन पूर्णांक, दो धन पूर्णांकों का अंतर जो होता है उसमें संवरक नियम लागू नहीं होता। बात समझ में रहना है। जैसे 7 - 6 किए तो 7 में से 6, ये दोनों धन पूर्णांक है, तो 7 में से 6 घटाए तो 2 आया, ये तो धन पूर्णांक आ गया ना। लेकिन जब इसी में से 6 में से 7 घटा देंगे तो ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक, लेकिन जब इसे घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो दो धन पूर्णांकों का अंतर जब माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस में आया कि नहीं है, तो क्या संवरक नियम का नियम जो रहता है वो बोला है कि सदैव हमको क्या चाहिए, धन पूर्णांक चाहिए। ये तो ऋण पूर्णांक आ गया ना। जब यह ऋण पूर्णांक आ गया, जब यह ऋण पूर्णांक आ गया तो संवरक नियम का नियम जो है, संवरक नियम जो कह रहा है कि हमको सिर्फ धन पूर्णांक चाहिए, तो क्या लागू कर रहा है, तब बोलेंगे कि नहीं लागू कर रहा है। यहाँ तो लागू कर लिया कि हाँ एक प्लस में आ गया, तो हम एक संवरक नियम का नियम जो है इस पर लागू हो जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर जब माइनस किए हैं तो -1 आया है, जब यह -1 आया है तो यह तो संवरक नियम लागू नहीं किया है। जब यहाँ पर संवरक नियम नहीं लागू हुआ है तो क्या है, नियम जो है आपका सही है, तो आप बोलेंगे नहीं सही है। अर्थात मतलब यह हुआ जो संवरक नियम रहता है वो अंतर वाले पर लागू नहीं होता। बात समझ में आया है ना। सिंपल सा बात यही है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर धन पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थात संवरक नियम जो होता है धन पूर्णांकों के अंतर पर लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हम 50 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 5, ये तो धन पूर्णांक है। लेकिन यहीं पर 45 में से जब 50 को घटाएंगे तो आएगा -5, यह तो ऋण पूर्णांक हो गया कि नहीं होगा। हमको चाहिए कैसा, धन पूर्णांक चाहिए ना। जब यह धन पूर्णांक नहीं हो रहा है तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ ये नियम, तो आप बोलेंगे हाँ ये नियम गलत हो गया। अर्थात संवरक नियम सिर्फ कहता है कि हमको धन पूर्णांक चाहिए, यहाँ पर ऋण पूर्णांक आ गया तो नियम गलत हो गया। बात समझ में आया ना। अब अगला हेडिंग पर आते हैं, चौथा हेडिंग है आपका, बात समझ में आ रहा है। चौथा नियम है, यानी जिसका आंसर जोड़ने घटाने या गुणा करने पे या
भाग करने पे हम्म, अगर उसका आंसर धन पूर्णांक में आता है तो संवरक नियम लागू होगा। यदि नहीं आ रहा है तो संवरक नियम लागू होगा। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान देंगे कि दो धन पूर्णांकों पर भागफल दो धन पूर्णांकों का भागफल जो होता है, ठीक है ना, दो धन पूर्णांकों के भागफल पर संवरक नियम लागू नहीं होता है। ये चार हेडिंग है ना। इसमें कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, और दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है। यहाँ अंतर भी देखे हैं कि क्या हुआ है, एक माइनस में आ गया है ना, तो ऋणात्मक जब हो गया तो धन पूर्णांक नहीं हुआ। और उसी प्रकार से भागफल में भी संवरक नियम लागू नहीं होता। ये चारों हेडिंग के विषय में आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब संवरक नियम में आपको जब भी बुक में जब आएगा लिखने के लिए, जब पूछेगा तो बताइए कि संवरक नियम किस पर लागू होता है और कौन संवरक नियम है, तो आप सीधा यही ध्यान देंगे कि दो धन पूर्णांक रहे, कैसा रहे, धन पूर्णांक रहे, और उसका जो भी योग रहे वो कैसा है, धन पूर्णांक है। गुणनफल भी रहे तो उसका भी गुणनफल क्या है, धन पूर्णांक है, तभी लागू होगा। और एक चीज और, संवरक नियम सिर्फ आपको योग पर और गुणा पर ही लागू होता है। आपका ऋणात्मक वाला अर्थात अंतर वाले पर और भागफल वाले पर लागू नहीं होता। बात इतना है और समाप्त। ठीक है ना। संवरक नियम आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्रम विनिमय नियम। बंद कर दूं। देखिए, इन बताए हैं कि दो धन पूर्णांकों का भागफल पर संवरक नियम लागू नहीं होता है। जैसे अंतर पर संवरक नियम लागू नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार से भागफल पर भी संवरक नियम लागू नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल, जैसे जगह थोड़ा कम है ना, तो मिटा कर बता दे रहे हैं। ठीक है ना। यही वाला बताएंगे, इसको हम मिटा कर बता रहे हैं। ठीक है ना। रुक दोगी थोड़ा सा। यही बोल रहे हैं कि दो धन पूर्णांकों का भागफल जो होता है उस पर संवरक नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। यदि वह धन पूर्णांक आ रहा है अर्थात जीरो से ऊपर आ रहा है तो लागू होगा, और जीरो से नीचे आ रहा है तो लागू नहीं होगा। जैसे यदि हम 8 लिए और 8 में 4 से भाग दिए तो 4 दूना 8, दो जो आया ना यह धन पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे हाँ। जब यह धन पूर्णांक रहेगा, जैसे इसमें चला जा रहा है ना, जब यह धन पूर्णांक होगा तो इसमें संवरक नियम लागू हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। लेकिन जब इसी को चार, जैसे मान लीजिए 2/, ठीक है, या 5/2 लिख दिए। ठीक है ना। तो जब 5/2 लिखे और 2 से जब 5 में भाग देंगे तो अब कितना आएगा, तो 2.5 आएगा ना। जब 2.5 आ जाएगा, जब ये दशमलव में पहुंच गया तो बताइए क्या धन पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे नहीं। या 2.5 आया ना, जब यह संख्या जो 0.5 है, ठीक है ना, यह 0 से छोटा है ना, जब यह 0 से छोटा बन गया तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा। जब यह धन पूर्णांक नहीं होगा तो ये बताइए का संवरक नियम इस पर लागू होगा, तो आप बोलेंगे नहीं लागू होगा। और एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए 1/2 लिखे और 2 से 1 में भाग दिए तो 0.5 है। ठीक है ना। 0.5 है, वह 0 से छोटा है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ छोटा है। जब यह छोटा है तो ये तो, जब छोटा है तो ये पूर्णांक धन पूर्णांक में नहीं आएगा। जब ये धन पूर्णांक में नहीं आएगा तो इस पर संवरक नियम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये भी नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। यहाँ पर तो ये प्लस में आ गया तो ये तो धन पूर्णांक तो मतलब संवरक नियम लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस एग्जाम्पल पर हम आएंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा। जब ये 0.5 हो जाएगा अर्थात 0 से जब ये छोटा हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या नहीं ना, ये भी तो प्राकृतिक संख्या है। इसमें दो तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0.5 प्राकृतिक संख्या का अंदर नहीं आता है। ठीक है ना। ये 0 से छोटा भी हो जाएगा। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा, ये धन पूर्णांक नहीं होगा, तो क्या इस पर भाग का नियम लागू होगा, तो आप बोलेंगे नहीं लागू होगा। जब ये भाग का नियम इस पर संवरक नियम जब लागू नहीं होगा, भाग का नियम बोल दिए हैं, संवरक नियम होगा। जब संवरक नियम इस पर लागू नहीं होगा तो संवरक नियम नहीं होगा। अर्थात 0 से जब भी यह छोटा रहेगा, 0 से जब भी यह छोटा रहेगा तो इस पर संवरक नियम लागू नहीं होगा।
कहने का बात बस इतना ही है कि जीरो से छोटा रहेगा तो संवरक नियम उस पर लागू नहीं होगा। जीरो से जब भी छोटा होगा तो तू ऋणात्मक वाला में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जीरो से रहे या जीरो से ऊपर रहे, ठीक है, तो वो धन पूर्णांक होगा। जब ये धन पूर्णांक होगा तो संवरक नियम लागू होगा। बात समाप्त होगा यहाँ पर। इतना बात समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं और क्रम विनिमय बताते हैं। संवरक नियम आपको क्या कर दिए, बता दिए ना। अब संवरक नियम बताने के बाद हम आते हैं दूसरे हेडिंग पर, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है इसके विषय में हम आपको क्या बताएंगे। पहला हेडिंग आपका था संवरक नियम, इसमें डालो यहाँ पर होगा संवरक नियम। यह पहला हेडिंग आपको क्या कर दिया बता दिया। अब सेकेंड हेडिंग पर आते हैं विनिमय नियम। ठीक है ना। क्रम विनिमय, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक है ना। विनिमय का वो सही है, विनिमय सही है, विनिमय होता है ना। नहीं विनिमय, क्रम विनिमय। सेकेंड हेडिंग है आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम जैसे सीरियल नंबर से कोई चीज लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो क्रम से है ना। अब विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है ना। जैसे 2 को जगह पर 1 लिख दे और 1 के जगह पर 2 लिख दे, ये क्या होगा, क्रम बदल रहा है ना। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे लेटर में समझिए, मान लीजिए ए गुणे बी लिखे हैं, ठीक है ना। ए गुणे बी लिखे हैं ना, इसी को यदि बी गुणे ए कर दें, इसी को जैसे क्रम एक क्रम से था ना, अब क्रम को बदल दिए, नहीं बदल दिए, क्रम जब ए के जगह पर बी लिख दिए और बी के जगह पर ए लिख दिए ना, एक क्रम बदल दिए ना। जब इस क्रम को बदल देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए प्लस बी लिखे ना, और इसको पलट कर बी प्लस ए कर दे, तब भी तो बात वही आएगा। यहाँ भी क्रम बदले कि नहीं बदले, ए के जगह पर बी लिख दिया और बी के जगह पर ए लिख दिया। या यक्स इंटू वाई है और इसी को क्रम बदल के वाई इंटू यक्स लिख दें, ठीक है ना, तब भी यक्स वाई इसका आंसर आएगा। और वाई यक्स को यक्स वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका वाई यक्स आएगा ना, और वाई यक्स को पलट कर यक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रम बदल रहा है ना, यहाँ पर क्रम बदले कि नहीं बदले। जब क्रम बदले तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। और यही क्रम विनिमय नियम अब गुणा पर और जोड़ पर कैसे, और घटाना पर और भाग पर कैसे कैसे लागू होता है, इसी को हम क्या करेंगे बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब हम बताएं अदला बदली, यही बताए हैं। अब सबसे पहले क्रम विनिमय नियम को हम लागू करते हैं किस पर, योग पर। सबसे पहले कोई भी काम जोड़ने पर ही स्टार्ट करते हैं, तो पहला नियम है योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो योग का क्रम विनिमय नियम, कोई भी संख्या को क्या करिए जोड़िए। मान लीजिए हम जोड़े 12 प्लस 8, ठीक है ना, जोड़ रहे हैं ना। 14 प्लस 6, 20 प्लस 8, इन सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जैसे 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसी का क्या करें, क्रम बदलने। क्रम बदलने का मतलब पहले 12 था तो अब क्या करें, पहले 8 लिख दे और बाद में 12 लिख दे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा ना। 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। बताइए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। 20 और 20 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एक क्रम बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं पड़ा है। जिससे 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, या 8 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। तब भी 20 बना ना। एक क्रम बदले हैं सिर्फ ना। और क्रम बदलने के बाद यदि आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं। तो योग का बात था ना, तो योग में बताइए, जैसे यहाँ पर देखिए 14 प्लस 6 है ना, इसको जब पलट देंगे तो 6 प्लस 14 हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे इसे तो आएगा 14 6 20, या 6 और 14 20, दोनों इक्वल आया ना। जब दोनों इक्वल आया, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसे क्या बोलते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम बदल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम। 20 और 8 जोड़े तो 28 आया ना। अब इसी को क्रम बदल कर 8 प्लस
20 कर दे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 8 28, दोनों बराबर आया कि नहीं है? क्रम बदला ना, क्रम तो बदल दिए हैं लेकिन जोड़ने पर जो आया है आंसर वही आया है, 28 से और 28 से आया, तो इसे क्या बोलते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आ रहा है ना? जो एग्जाम्पल है उसमें भी नंबरिंग करते जाओ। ये 1 है, यह 2 है और यह थोड़ा दूरी में ताकि 3। समझ में आए। और एग्जाम्पल देखिए, बंद करोगी, बंद करोगी। तो नेक्स्ट जैसे देखिए 20 + 8 बराबर 20 और 8 है ना, इन दोनों को जोड़े तो 28 आया है और 8 + 20 किए तो 28 आया है। क्रम सिर्फ बदल दिया है ना, क्रम विनिमय है तो क्रम बदले हैं, क्रम बदलने के बाद भी वही आया ना। अलग एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 75 + 60, ठीक है। अब इसी को क्या किए, क्रम को बदल दिए तो 60 + 75, 60 + 75 करेंगे ना, तो 75 + 60 था और क्रम बदल के 60 + 75 कर दिए ना, क्रम बदले ना जी। जैसे यह ए है यह बी है, और जब क्रम बदल दिए तो यह हो गया बी और यह हो गया ए, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यदि बराबर आंसर आया तो क्रम विनिमय होगा कि नहीं होगा? 5 और 0 5 और 7 6 13 135, और इन दोनों को भी जोड़िए 0 और 5 5 7 6 13 135, दोनों बराबर आए कि नहीं है? तब बोलेंगे हाँ बराबर है। तो जब बराबर आएगा तो क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय नियम होगा कि नहीं होगा? तब बोलेंगे हाँ होगा। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि 125 में 225 जोड़ दें, ठीक है, हुआ ना, और इसी को क्रम बदल के 225 + 125 कर दें, ठीक है ना, अर्थात यह x हो गया यह y हो गया, और क्रम बदल दिए तो यह y हो गया और x हो गया, क्रम बदल गया ना जी। अब जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 और 2 और 1 3, 350। यहाँ 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, 2 और 1 3, 350 350। जब दोनों 350 और 350 है तो यह योग का क्रम विनिमय नियम होगा कि नहीं होगा? इतना बात इस आपको समझ में आ रहा है ना? ये तो योग का था। अब योग के बताने के बाद आते हैं गुणा के क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, मिटा दें, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो इसमें पहला हेडिंग बताए हैं योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम में क्या बताया है? पहला तो योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब योग का क्रम विनिमय नियम बताने के बाद आते हैं अब गुणा का स्टार्ट हुआ है ना जी। हाँ। गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। यदि गुणा का क्रम विनिमय नियम का मतलब हुआ, यदि गुणा कर रहे हैं और इसको क्रम को बदल दे रहे हैं और क्रम बदलने के बाद ही यदि आंसर वही आ रहा है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ होगा। जैसे 6 × 7 है, ठीक है ना, 6 × 7 है ना, अर्थात x × y है, और इसके क्रम को बदल देंगे तो y × x होगा ना जी, अर्थात 7 × 6 होगा ना जी। हाँ। जब 6 में 7 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो आएगा 7 × 6 = 42, आया ना जी, और इक्वल टू 7 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। जब यह दोनों बराबर है तो गुणा का क्रम विनिमय हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ा इसमें? नहीं पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये पहला था, ये दूसरा एग्जांपल देखो, यदि 5 × 8 करें, ठीक है, और इसी को क्रम बदल के 8 × 5 कर दें, ठीक है ना, तो जो 5 × 8 = 40 होगा, ये भी है, और ये 8 × 5 = 40, दोनों बराबर है कि नहीं? आया ना। यहाँ पर क्रम बदले कि नहीं बदले? क्रम बदल दिया ना, 5 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 5 लिखे ना, क्रम बदल दिए और गुणा किए तो जो आया 40 आया। जब वो 40 आया, जब बराबर है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। और एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल और, तीसरा एग्जांपल मान लीजिए है
कि 12 गुणे 13 और क्रम बदल दें, 13 गुणे 12 कर दें, है ना जी। गुणा करने पर यदि सेम आंसर आया तो क्रम विनिमय होगा ना जी। 13 दूना 26 और 13 एक कम 13 और 2 12 3 36 के 6 12 कम 12 3 15 156 होगा ना जी। और दोनों का गुणा करोगे तो यही होगा। 13 दूना 26 के 6 हाथ से 13 कम 13 2 15 156 इज इक्वल टू बराबर हुआ नहीं हुआ। ये अर्थात यल एच यस बराबर आर एच यस आया है ना जी। क्रम बदलने के बाद भी इसी को क्या बोलते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्रम बदले हैं ना, 12 के जगह पर 13 और 13 के जगह पर 12 क्रम बदले हैं ना। बात समझ में आ रहा है ना। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम भी आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब आते हैं घटाना का क्रम विनिमय नियम। देखते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अर्थात यदि हम घटा रहे हैं और उसके क्रम को बदलने के बाद भी यदि आंसर वही आ रहा है तो तब तो क्रम विनिमय नियम होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो क्रम विनिमय नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम दूसरा हेडिंग बताए हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। अब तीसरा हेडिंग है आपका घटाना का क्रम विनिमय घटाना का क्रम विनिमय नियम है ना। अब इसमें देखिए, मान लीजिए 8 है और 8 में से 6 घटा, ठीक है ना। और इसी को क्रम बदल के 6 माइनस 8 कर दिया, ठीक है ना। जब यहाँ पर घटाएंगे 8 में से 6, जब यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 2, 8 में 6 गया तो 2, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर 6 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 और जो बड़ा रहेगा उसका 6, यह आ गया माइनस में और यह आ गया प्लस में। तो दोनों के आंसर समान है। तो यह मत समझ जाइएगा कि 2 2 है तो समान है, यह माइनस में या प्लस में, ठीक है ना। प्लस और माइनस में जब है तो यह तो बड़ा है, यह छोटा है ना। सेम आंसर नहीं ना आया, बराबर नहीं है जी। ये बराबर जब नहीं है तो क्या घटाना जो है क्रम विनिमय नियम को पालन कर रहा है, तब बोलेंगे नहीं कर रहा। जब यह क्रम विनिमय को पालन नहीं कर रहा है तो गुणा घटाना का क्रम विनिमय नियम होगा तो बोलेंगे नहीं होगा। और एग्जांपल जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 7 में से 5 घटा है, ठीक है ना। और इसी को क्रम बदल के 5 में से 7 घटा देना, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा और 5 में जब 7 जाएगा तो माइनस 2 आएगा। ये बात है, ये बराबर है, तब बोलेंगे नहीं। जब यह बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, घटाना का क्रम विनिमय नियम नहीं होता। बात समझ में आया ना। अर्थात क्रम बदलने पर आंसर क्या हो जाता है, अलग अलग जब आ रहा है तो घटाने का क्रम विनिमय नहीं। इतना बात समझ में आया ना। तो आपको 3 चीज बता दी, घटाना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। अब घटाना को बताने के बाद हम बताते हैं आपको भाग का क्रम विनिमय नियम। यदि भाग के क्रम में बदल रहे हैं और क्रम बदलने के बाद भी यदि आंसर वही आ रहा है तो क्या होगा, भाग का क्रम विनिमय नियम होगा। यदि नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। चौथा हेडिंग का है आपका भाग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। जैसे 4 में 8 से भाग दिए, ठीक है ना, और क्रम बदल दिए, अब 8 में 4 से भाग दिए, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया ना जी। यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.5, 8 × 5 = 40 होता है। जैसे 0 है, जैसे 8 से जब आप 4 में भाग देंगे, ठीक है ना, तो 4 में भाग जाएगा नहीं, छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अपना 8 × 5 = 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात इसका आंसर आया 0.5। लेकिन जब इसका आंसर आप लाएंगे तो 4 दूना 8 अर्थात 2 है। इसका आंसर कितना आया, 2, और इसका आंसर 0.5। तो बताइए जब क्रम को बदले हैं तो क्या बराबर आंसर आया है, तो आप बोलेंगे। जब नहीं आया तो बताइए भाग का क्रम विनिमय नियम होगा, आप बोलेंगे नहीं होगा। और एग्जांपल देख लीजिए, यदि मान लीजिए 6 में 2 से भाग दिए और क्रम बदल कर 2/6 कर दिए, हुआ ना जी। यहाँ पर 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 से 2 में भाग देंगे तो आपका आएगा 0.666, ठीक है। बताइए दोनों बराबर है, तब बोलेंगे नहीं बराबर।
जब ये दोनों बराबर नहीं है तो बताइए ये भाग का क्रम मिनिमम नियम होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। इतना बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अर्थात चौथा नियम भी आपको बता दिए कि भाग का क्रम विनिमय नहीं, यह दोनों लागू नहीं होगा और सिर्फ जोड़ और घटाना योग और गुणा वाला पर ही क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। बात समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आगे बढ़े हम, ठीक, मिटा देंगे। क्रम विनिमय नियम भी आपको हम क्या कर दिए, बता दिए ना। इस क्रम विनिमय नियम को यहाँ पर लिख देना, अर्थात यह भी हम क्या कर दिए, बता दिए, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना? ये दो हेडिंग बता दी। अब क्रम विनिमय नियम के बाद आता है आपका साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या है आपका, तो आप बोलेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको बस समझने की बात है कि साहचर्य नियम होता कैसे, जानेंगे कि हाँ यह साहचर्य नियम। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें बस आपको देखकर बता देना कि हाँ यह साहचर्य नियम है। जैसे इसमें क्या होता है, मान लीजिए 3 लेटर लिखिए, ए बी और सी, ठीक है ना? अब इन तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए ना। अच्छा, मान लीजिए हम पहले इन दोनों को जोड़ देना एक में, ठीक है ना? और बाद में क्या कर रहे हैं, यही तीनों अंक है, ए प्लस बी प्लस सी है। इसमें पहले इन दोनों को जोड़े हैं, अब इन दोनों को पहले जोड़ देना, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, साहचर्य नियम यही होता है कि मान लीजिए इन दोनों को जोड़ के पुनः इसको जोड़ेंगे। जिससे जब बदमाश का रूल आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोष्टक वाला किया जाता है ना, जिससे बी ओ टी, पहले ब्रैकेट, उसके बाद गुणा, ठीक है, बी ओ डी एम ए एस, ठीक है ना? बदमाश, यही ना? तो पहले ब्रैकेट वाला किया जाता है ना जी, अर्थात कोष्टक वाला पहले करेंगे ना। तो जब कोष्टक वाला पहले करेंगे तो यही कोष्टक है कि नहीं है, तो इन दोनों को पहले जोड़ोगे ना, उसके बाद इसे जोड़ोगे ना। यहाँ पर जब आओगे तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे, उसके बाद यह जोड़ोगे ना। यही है क्या, साहचर्य नियम। यदि ए बी सी के जगह पर मान लीजिए कोई भी अंक रख दीजिए, जैसे 2 प्लस 3, ठीक है, और इन दोनों को एक में जोड़ने के बाद 4 कर देना है, इसको जोड़ देना है, तो 2 और 3 5, और 2 और 3 पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 4, तो 5 और 4 9। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसी को इधर लाएं और 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है ना? अब पहले क्या कर रहे हैं, पहले 3 और 4 को जोड़ रहे हैं ना जी, तो 2 प्लस 3 और 4 कितना होता है, 7। 7 में और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। ये दोनों आंसर तो बराबर आया कि नहीं है, आया नहीं जी। बस फर्क क्या पड़ा है, इसमें 3 गो संख्या रहे, कितना संख्या रहे, 3 संख्या, 1 2 3, 3 पद है कि नहीं है, तब बोलेंगे 3 पद है। 3 पद में पहले 2 पदों को जोड़कर तीसरा पद जोड़ दीजिए, या लास्ट वाले 2 पद को जोड़कर पहला वाला पद जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे इन दोनों पद को पहले जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है ना जी। इन दोनों पद को जोड़ने के बाद यह वाला पद यहाँ पर लिख के उसके बाद जब जोड़े हैं तो 9 आया है ना। और यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को पद, ये दोनों पद है ना, ये फर्स्ट और सेकंड है ना, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आया, इसको जोड़ के 7 लाए, और साथ में पुनः 2 जोड़े तो 9 आया कि नहीं है। दोनों आंसर बराबर आया है, बस तरीका बदल दिए जोड़ने का। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप पहले इन दोनों को जोड़कर इससे जोड़िए, या इन दोनों को जोड़कर इससे जोड़िए, जो आंसर आएगा क्या है, सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इसके मिटा देना है इसे, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल है कि 7 प्लस 8 प्लस 9 है ना जी, 7 प्लस 8 प्लस 9 है ना। तो इसके हिसाब से पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, बाद में इसे जोड़िए, और इधर जब आएंगे 7 प्लस 8 प्लस 9, तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद इसे जोड़ दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। जब ये आंसर समान आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले इन दोनों पद को जोड़ी तो 8 7 15 प्लस 9, 15 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 24, हुआ ना जी। अब क्या करें, इसमें 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 और प्लस 7, 17 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 24। दोनों आंसर बराबर है ना, बस
जोड़ने का तरीका बदल दिए, नहीं बदल दिए, बात समझ में है ना। या नॉर्मली जैसे 7 + 8 + 9 रहता है ना, इन टोटल को जोड़ोगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा ना जी। 24 तो आया है, लेकिन बीओडी के जब हिसाब से चलेंगे और साचार्य नियम कहता है पहले दो पद को जोड़कर लास्ट वाला पद जोड़ दीजिए, या लास्ट वाला दो पद जोड़ के पहले वाले पद को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा क्या आएगा, समान आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही नियम है। और साचार्य नियम ऐसे एग्जाम्पल में लिखा रहेगा, ठीक है। और बोल देगा कि बताइए इसमें से कौन सा साचार्य नियम है, तो आपको क्या करना है, पहचान कर बता देना, बस इतना ही नियम है, ठीक है ना। सिर्फ जोड़ का ही लागू होता है। ये जोड़ वाला भी बताया ना, अभी गुणा वाला भी बताएंगे और घटाने वाला भी बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये तो सिर्फ क्या है, ये जोड़ वाला है, ये जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है ना। ये सिर्फ जोड़ पर लागू। बात समझ में आ रहा है ना। ये जोड़ का साहचर्य नियम हो गया ना। अब जोड़ के साहचर्य नियम को बताने के बाद हम आते हैं गुणा वाले पर, ठीक है ना। साहचर्य नियम में पहला बताए हैं जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है ना। अब दूसरा बताने जा रहे हैं, गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है ना। ये दो हेडिंग हो जाएगा ना। अब गुणा में देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी है, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। और इसी को इधर भी लिखिए, ए गुणे बी और गुणे सी, ठीक है ना। पहले इन दोनों पद को गुणा कर दीजिए, उसके बाद से इसको गुणा करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, या पहले इन दोनों पद को गुणा करके सॉल्व करिए तभी वही आंसर आएगा। इसके स्थान पे यदि हम अंक रख रहे हैं, जिससे 2 गुणे 3 गुणे 4 है ना जी, तो पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4, या इन दोनों को गुणा करिए, 2 3 6 और गुणे 4, 6 चौको 24 हुआ ना जी, या 2 गुणे 3 चौको 12 और 12 दूना 24 हुआ ना जी। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना जी। जब बराबर आ रहा है, इसके पहले हम क्या बताए हैं, योग वाला बताए हैं, हाँ, जोड़ वाला ही बताए हैं, जोड़ वाला साहचर्य नियम। 6 चौको 24 और 12 दूना 24, दोनों का आंसर बराबर आया कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ बराबर आया कि नहीं है। पहले इन दोनों पद को गुणा करके लास्ट वाला पद से पुनः गुणा किए, और यहाँ पर लास्ट वाले दोनों पद का गुणा करके पहला वाले पद का गुणा किए, तब भी जो आंसर आया क्या है, सेम आया है। और बीओडी से जब हम चलेंगे तो यह सीधा बोलता है कि पहले आप क्या करिए, पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, उसके बाद कोई सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट वाला यही है जी, अर्थात 3 चौको 12, यहाँ 2 3 6, उसके बाद जो बच गया उससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बात समझ में आया ना, बराबर है कि नहीं। ये बात दोनों उदाहरण समझ में आ रहा है ना जी। अब देखिए नेक्स्ट वाला एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 6 गुणे 4 गुणे 5 लिखा है, तो पहले इन दोनों पद को गुणा कर दीजिए, या 6 गुणे 4 गुणे और 5 लिखा है, तो लास्ट वाले इन दोनों पद का गुणा कर दीजिए, तभी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ 6 चौको 24 और पुनः गुणे 5, तो 24 5 120 होता नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए 5 चौको 20 और गुणे 6, यही ना, तो 6 दूना 12 और एक जीरो बढ़ा देंगे 120, दोनों बराबर आया कि नहीं है, बराबर आया है ना जी। तो गुणा का जो साहचर्य नियम रहता है वह यही बताता है कि पहले दो पद को गुणा करके लास्ट वाला पद का गुणा कर दीजिए, या लास्ट वाले दो पद का गुणा करके पहले वाले पद का लास्ट में गुणा कर दीजिए, आंसर जो आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। और यही जोड़ में भी है, पहले दो पद को जोड़कर लास्ट वाला पद जोड़ दीजिए, या लास्ट वाले दो पद को जोड़कर पहले वाले पद को जोड़ दीजिए, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। गुणा का और जोड़ का साहचर्य नियम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को बताने के बाद अब आते हैं अंतर पर, और उसके बाद से भागफल बता देंगे, ठीक है ना।
गुणा का बता दिए, सेकेंड हेडिंग बताए हैं गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा हेडिंग है अंतर। यदि अंतर वाले पर यह नियम लागू हो जाए, ठीक है ना, अंतर का साहचर्य नियम, तो ये क्या होगा, साहचर्य नियम होगा। यदि नहीं लागू हो रहा है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 - 3 - 5 है ना जी। जी। प्रथम इन दोनों पद को घटाने के बाद, इन दोनों पद को घटाने के बाद इसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। जी। या 2 - 3 - 5 इन दोनों पद को घटाने के बाद इसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यदि आंसर सेम आ रहा है तो क्या होगा, इस अंतर का साहचर्य नियम लागू होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। 2 में से 3, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा ना जी। जी। हाँ, अब पुनः -5 है ना, अर्थात -1 - 5 और जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस और माइनस जब प्लस होता है तो 5 और 1 6, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाता है तो -6, इसका आंसर आएगा नहीं आएगा ना। और यहाँ पर देखिए पहले इन दोनों को करेंगे ना, अर्थात 2 - 3 में से 5 ले जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा। और माइनस का यहाँ पर जब गुणा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं छिपा रहता है तो गुणा छिपा रहता है, और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर -6 आया है और यहाँ पर 4 आया है, दोनों क्या सेम आया है, नहीं ना। जब दोनों सेम नहीं आया है तो बताओ ये साहचर्य नियम है, नहीं है जी, तो गलत है कि नहीं है ना। और एग्जांपल देख लीजिए, यदि मान लीजिए 7 8 - 7 - 6, पहले इन दोनों पद को घटा दीजिए, या 8 - 7 - 6, पहले इन दोनों पद को घटा दीजिए। देखिए 8 में तो 7 जाएगा तो 1 आएगा, -6 ये नहीं होगा जी। हाँ। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा -5, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1, अब 8 में से 1 जाएगा तो 7, ये नहीं होगा जी। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, दोनों ही आंसर क्या सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है तो अंतर का साहचर्य नियम मतलब नहीं होता है। बात समझ में आया ना जी। हम इतना इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको, ये हम चाहते थे यही दोनों बताकर समाप्त कर देते हैं, हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, कि आप यह न सोचें कि क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल बता देने से आप क्लियर हो जाएंगे ना कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, आंसर अलग अलग आ रहा है तो साहचर्य नियम नहीं, ठीक है ना, इसलिए बता दिए। देखो कि फुल नहीं हुआ है, रुका नहीं वीडियो। देखिए अब तीसरा हेडिंग के बाद आते हैं चौथा हेडिंग पर। अब क्या है, भाग का साहचर्य नियम, ठीक है ना। यदि इसमें भी क्रम बदलने पर आंसर वही आ रहा है, ठीक है ना, पहले 2 पद को भाग करके लास्ट वाले 2 पद से भाग कर दीजिए, यदि आंसर सेम आ जा रहा है तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। जैसे 8 - 8/4 डिवाइड बाई 2, पहले इन दोनों को भाग करके इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है ना, या 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, यही सेम रहेगा, ठीक है ना। यदि दोनों का आंसर बराबर आएगा तो ये साहचर्य नियम होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 से 8 में भाग देंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, 8/4 होगा ना, तो 4 दूना 8, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब कोष्टक टूटेगा, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो एक आएगा ही, नहीं आएगा, आएगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 8 है डिवाइड बाई, यहाँ 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 आएगा ना। अब 2 से यहाँ पर जब 8 में भाग देंगे तब कितना आएगा, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 4, दोनों क्या बराबर है, नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो बताओ भाग का साहचर्य नियम होता है, तब बोलेंगे नहीं होता है। बात समझ में आया ना जी। और एग्जांपल जैसे देख लीजिए, ये तो पहला एग्जांपल था, और एग्जांपल देख लीजिए, कंफ्यूजन न रहे, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद से पुनः दोबारा कहीं न पढ़ना पड़े, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 12 में भागे है, अब पुनः इसी को
12 6 2, इन दोनों को एक में कर दीजिए और इन दोनों को पानी कर दीजिए। यहाँ पर 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 काटेंगे तो ये क्या आएगा ना जी। अब यहाँ पर 2 3 6 और 12 में जब पुनः 3 से भाग देंगे तो 3 चौक को 12 4 आया ना जी। यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, दोनों क्या बराबर आया है? अब बोलेंगे नहीं, जब दोनों बराबर नहीं आया तो भाग का साहचर्य नियम नहीं होता। बात समझ। अब आपको हम 3 हेडिंग बता दी, ठीक है। एक संवरक नियम, एक क्रम विनिमय नियम और तीसरा हेडिंग बता दिए साहचर्य। अब इन तीनों के बताने के बाद आते हैं बंटन नियम, ठीक है ना। बंटन नियम जब हम बता देंगे, ठीक है, तब आपका जो कुछ हेडिंग्स हैं समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे शून्य का गुण और 1 का गुण, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या है? साहचर्य नियम, ठीक है ना। 3 नियम बता दिए ना। 3 नियम बताने के बाद आते हैं बंटन नियम। बंटन नियम ये आपका चौथा नियम और लास्ट नियम। बंटन नियम क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे ए है, ठीक है ना, ए है गुणे बी प्लस सी, ए गुणे बी प्लस सी, है ना जी। यह नियम बीजगणित आप जब क्लास 6 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो एक बीजगणित नाम से चैप्टर आता है, ठीक है ना, उसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, ए का गुणा सबसे पहले बी में, अब पुनः इसी ए का गुणा सी में। ए का गुणा जब बी में करेंगे तो ए भी होगा, अब प्लस यहाँ पर कुछ नहीं क्या रहता है, प्लस रहता है, प्लस प्लस का प्लस, और ए का गुणा पुनः सी में करेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी को यदि हम अंक में लेकर आए तो 2 और 3 प्लस 4, ठीक है ना, है ना जी। तो 2 का गुणा पहले किस में करेंगे? 3 में, तो 2 3 6, अब पुनः इसी 2 का गुणा 4 में करेंगे, प्लस 2 चौक को 8, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। आया ना जी, आया ना। अब यहाँ पर देखिए, इसी को यदि हम सिंपल से लगाएं, पहले कोष्ठक वाला किया जाता है यदि, तो 4 और 3 7 और 2 गुणे 7, 2 7 14, दोनों बराबर आया कि नहीं? आया ना। लेकिन बंटन नियम यह कहता है कि पहले इसका गुणा इसमें करिए, पुनः इसी का गुणा लास्ट वाले अंक में करिए, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोल देते हैं? बंटन नियम बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 6 अपना 7 प्लस 8, है ना, तो 6 का गुणा पहले 7 में करेंगे तो 6 7 42, प्लस पुनः इसी 6 का गुणा 8 में, 6 8 48 हो गया ना। अब जोड़िए, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 और 4 4 8 और 1 90 हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है। और इसी को यदि आप चाहें तो 8 और 7 15 और 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 6 90, दोनों सेम है कि नहीं है ना। ये तो अंक पर है, लेकिन बंटन नियम ज्यादातर इसी वाले में लगता है, ठीक है ना। जिससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र बना है कि नहीं बना है? बना है ना जी। हम बता रहे हैं कैसे कैसे बना है, उसी को हम थोड़ा विस्तार में बता रहे हैं। उसी पर यह बंटन नियम जो है लागू होगा, देखिएगा आप लोग कैसे कैसे लागू होगा, ठीक है ना। जिससे एक सूत्र है आपका, फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है जी। अब ये सूत्र कैसे है उसे देख लीजिए, और इसी पर बंटन नियम लागू होता है। जिससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, जिससे 2 का स्क्वायर रहता है तब क्या करते हैं? 2 गुणे 2 करते हैं जी। यदि 3 का स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं? 3 गुणे 3 करते हैं, ये करते हैं, अर्थात 2 दूना 4 या 3 त्रिकी 9। बात समझ में आया ना। ठीक उसी प्रकार से यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी एक कोष्ठक में, अब पुनः इसी का गुणा a प्लस बी में कर देंगे, ये ना जी 2 बार करेंगे, यही होगा कि a प्लस बी को 2 बार करेंगे ना, तो a प्लस बी 1 बार और a प्लस बी 2 बार, हो गया ना। अब देखिए बंटन नियम से क्या बोलते हैं कि पहले a को उठाइए और इसमें गुणा करिए, तो a का गुणा a में करेंगे, पुनः इसी a का गुणा इस b वाले में करिए, अर्थात पहले यहाँ प्लस रहता है ना, तो प्लस प्लस का प्लस, अब a का गुणा b में, तो अर्थात a इंटू बी,
हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखिए इस बी को उठाइए और बी के गुणा ए में करिए, तो प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस, प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, और बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब पुनः इसी बी का गुणा बी में करिए, प्लस बी गुणे बी करेंगे तो अर्थात बी गुणे ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। बंटन नियम में यही ना हो रहा था कि पहले अंक को उठाकर इन दोनों में पारी पारा गुणा कर रहे थे, तो वही किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, इन सभी के ऊपर कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, घात रहता है। बात समझ में आया ना। और घात तभी जुटेगा जब क्या रहे, एक जैसा पद रहे, अर्थात सजातीय पद रहे, एक परिवार का रहे, ठीक है ना। जब सेम सेम रहेगा तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए ये ए और एक सेम सेम है ना, ए और ए सेम सेम है ना, इसका घात हो कुछ नहीं रहता तो घात एक रहता है, तो एक का और एक को जोड़ेंगे तो अर्थात एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस ए अलग कैटेगरी का, बी अलग है, तो इन दोनों को जोड़ पाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं, तो ए और बी लिख देंगे, प्लस बी और ए को ए बी लिख सकते हैं, ए बी अलग अलग है तो ए बी लिख देंगे, प्लस यह दोनों एक जैसे अर्थात बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए ए प्लस बी स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच गया क्या आपका ए बी प्लस ए बी, यही ना बच्चा जी। इसके आगे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, एक रहता है, और एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और ए बी को उतार लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही है ना जी, यहाँ पर है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो जिस रूल से आप एक गुणा किए हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, बंटन नियम बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। एक बार और समझ लीजिए, पहले को उठाएंगे, इन दोनों में पारी पारा करेंगे गुणा, ए का ए में कर दी, पुनः ए का गुणा बी में कर दी, पुनः इस बी को उठाएंगे ए में करेंगे, किए हैं, पुनः बी को इस बी में करेंगे, किए हैं ना। अब बाकी आपको बताएंगे। बात समझ में आ गया ना। यहीं पर हमारा ये वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और आपको यदि कोई चीज़ पूछना है तो कमेंट में आप बताइए, हम पुनः उस पर जरूर फोकस करेंगे और आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ इसमें मान लीजिए हम समझा रहे हैं, यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी आपको नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। जो कमेंट सीधा जो जहाँ पर नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, मान लीजिए 5 मिनट 6 सेकंड पर आपको नहीं समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया उस एकदम सेम टाइम लिख कर, ठीक है, और जो बात नहीं समझ, जो क्वेश्चन पूछना है सेम क्वेश्चन लिख कर आप डाल दीजिए कमेंट में, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो देखने में धन्यवाद।